आज हम आंकड़ों की दुनिया में आप कह सकते हैं गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हमारा विषय है भारत की 2011 की जनगणना। हमारे पास ना एक बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन है जो इन आंकड़ों को परत दर परत खोलता है। तो हमारा मकसद है इन नंबरों के पीछे छिपी कहानी को समझना। मतलब ये जानना कि 121 करोड़ भारतीयों की कहानी क्या है, हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और एक राष्ट्र के रूप में हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। मतलब हर एक आंकड़ा एक नीति को आकार देता है, एक बजट को दिशा देता है और मैं कहूंगा कि देश के भविष्य की नींव रखता है। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि वो हमें असल में बताते क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। लोगों को गिनने का ये विचार, ये आखिर आया कहाँ से? ये कोई नई बात तो नहीं लगती मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने स्रोतों को देखें तो ये प्रथा तो हजारों साल पुरानी है। बेबीलोन में भी लगभग 3800 ईसा पूर्व में गिनती के सबूत मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे ऋग्वेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उसमें भी जनसंख्या, आर्थिक और कृषि सर्वेक्षणों का जिक्र है जो शासन चलाने के लिए मतलब जरूरी माने जाते थे। अच्छा, यानी ये हमेशा से राज चलाने का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन आज हम जिस आधुनिक एक व्यवस्थित जनगणना को जानते हैं, उसकी शक्ल कैसी थी? देखिए, उसकी जड़ें यूरोप में हैं। स्वीडन ने 1749 में दुनिया की पहली आधुनिक जनगणना की थी। लेकिन जो मॉडल आज ज्यादातर देश अपनाते हैं, मतलब हर 10 साल में होने वाली जनगणना, उसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी 1790 में। और ये सिलसिला भारत कब पहुंचा? भारत में इसकी कहानी ब्रिटिश राज से जुड़ी है। पहली कोशिश 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन वो पूरे देश में एक साथ नहीं हो पाई थी, इसलिए उसे अनियमित माना जाता है। असली मील का पत्थर था 1881, जब लॉर्ड रिपन के तहत भारत की पहली सिंक्रोनस यानी एक साथ होने वाली दशकीय जनगणना हुई। तो 1881 से ये परंपरा लगातार चली आ रही है और एक नाम आता है हेनरी वॉल्टर, जिन्हें भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। उनकी क्या भूमिका थी इसमें? हेनरी वॉल्टर ने इस पूरी प्रक्रिया को, आप कह सकते हैं, एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने ही इस विशाल काम के लिए एक ढांचा तैयार किया जिससे ये सुनिश्चित हो सका कि ये हर 10 साल में सुचारू रूप से हो पाए। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब इस विशाल मशीनरी को समझते हैं। मतलब 121 करोड़ लोगों को गिनना, उनसे जानकारी इकट्ठा करना, ये कोई छोटा काम तो है नहीं। इसे कौन करता है और कैसे करता है? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पूरी प्रक्रिया गृह मंत्रालय के अधीन आती है और ये संघ सूची का विषय है, जिसका मतलब है कि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और इस पूरे काम की कमान भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के हाथ में होती है, जिन्हें हम ORGI भी कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी आधार कहाँ से मिलता है? इसे कानूनी आधार मिलता है जनगणना अधिनियम 1948 से। ये कानून जनगणना अधिकारियों को उनके कर्तव्य निभाने की शक्ति देता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि लोगों द्वारा दी गई जानकारी वो गोपनीय रखी जाएगी। हमारे स्रोतों में कुछ प्रमुख आयुक्तों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे 1881 में पहले आयुक्त थे WC प्लाउडन और स्वतंत्र भारत के पहले 1951 में RA गोपाल स्वामी। और 2011 की जनगणना जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर C चंद्रमौली के नेतृत्व में हुई थी। जी हाँ, और हर आयुक्त इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाता है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये विशाल डेटा संग्रह सटीक हो, विश्वसनीय हो और सबसे जरूरी, समय पर हो। तो चलिए अब आते हैं उस मुख्य इवेंट पर जिसके लिए ये सारी मशीनरी काम करती है, 2011 की जनगणना के नतीजे। इसका सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा क्या था? सबसे बड़ा आंकड़ा तो था भारत की कुल आबादी, 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़। इसको अगर हम संदर्भ में रखें तो ये उस समय दुनिया की कुल आबादी का 17.5% था। इसका मतलब है कि दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। और ये 1872 से 15वीं और आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। हर छठा इंसान भारतीय, ये सोचने में ही बहुत बड़ा लगता है। इस जनगणना का एक आदर्श वाक्य भी था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बहुत सटीक लगता है क्योंकि इन्हीं आंकड़ों पर तो भविष्य की योजनाएं बनती हैं। इसमें कुल 29 सवाल पूछे गए थे, है ना? जी, कुल 29 प्रश्न थे जो लोगों के जीवन के लगभग हर पहलू को छूते थे। जैसे घर कैसा है, पीने का पानी कहाँ से आता है, शिक्षा का स्तर क्या है, क्या काम करते हैं और भी बहुत कुछ। ये सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि देश का एक विस्तृत सामाजिक आर्थिक स्नैपशॉट था। अब जनसंख्या वृद्धि की कहानी पर आते हैं। हमारे स्रोत में एक ग्राफ है जो 1901 से 2011 तक की वृद्धि को दिखाता है। इसमें एक साल है जो बिल्कुल अलग दिखता है, 1921।
इसे महान विभाजक वर्ष या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है। ये इतना खास क्यों है? हाँ, यहाँ से भारत की जनसांख्यिकीय कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। 1921 भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा दशक था जब जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। वृद्धि दर नकारात्मक थी, -0.31%। आबादी घट गई, इसकी क्या वजह थी? इसकी मुख्य वजह थी महामारियां और अकाल, जो 1918 का स्पेनिश फ्लू था, और दूसरे अकाल और बीमारियों ने देश में इतनी जानें लीं कि मृत्यु दर जन्म दर से कहीं ज्यादा हो गई। वो एक बहुत ही भयावह दौर था, और 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार बढ़ती ही रही है। तो 1921 एक दुखद अपवाद था। उसके बाद के दशक, खासकर 2001 से 2011 के बीच वृद्धि की कहानी क्या रही? 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 17.7% की दर से बढ़ी। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में थोड़ी तेजी से बढ़ी। महिलाओं की वृद्धि दर थी 18.12%, जबकि पुरुषों की 17.19%। लेकिन ये वृद्धि पूरे देश में एक जैसी तो नहीं थी। राज्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। बिल्कुल। एक तरफ मेघालय था, जहां आबादी लगभग 28% बढ़ गई, जो देश में सबसे ज्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड था, जो एकमात्र ऐसा राज्य था जहां आबादी में गिरावट देखी गई, -0.6%। और फिर केरल जैसे राज्य भी थे, जहां वृद्धि दर सिर्फ 4.9% थी। केरल का ये आंकड़ा वाकई में ध्यान खींचता है। ये कम वृद्धि दर हमें क्या बताती है? यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह दशकों के निवेश का परिणाम है, खासकर महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में। केरल, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। यह सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए, जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है। ये दूसरे राज्यों के लिए एक शक्तिशाली सबक है। तो ये नक्शा दिखाता है कि भारत की जनसंख्या की कहानी एक नहीं बल्कि कई हैं। अब जरा ये देखते हैं कि ये 121 करोड़ लोग रहते कहाँ हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात आती है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने लोग रहते हैं। 2011 में भारत का औसत घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो 2001 के 324 से काफी ज्यादा है। मतलब देश में भीड़ बढ़ रही है। और यहाँ भी राज्यों की कहानी बिल्कुल अलग होगी, मुझे लगता है। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ बिहार है, जहां उसी जगह में 1106 लोग रहते हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां ये आंकड़ा 11,320 तक पहुंच जाता है। ये दिखाता है कि हमारे शहरों पर कितना ज्यादा दबाव है। तो ये तो हुआ कि लोग कहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं कि आबादी का संतुलन कैसा है, यानी स्त्री पुरुष का अनुपात, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। जी, लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 में भारत का राष्ट्रीय औसत 943 था। इसमें सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन कहाँ रहा? सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का था, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। ये एक बहुत ही स्वस्थ संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा था, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 879 था। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चिंता का विषय है, क्योंकि ये गहरे सामाजिक मुद्दों की ओर इशारा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा शिशु लिंगानुपात का है। मतलब 0 से 6 साल के बच्चों के बीच का अनुपात। हाँ, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी समाजशास्त्री को चिंतित कर देगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर समाज की मानसिकता और लड़कियों के प्रति उसके रवैये को दर्शाता है। 2001 में ये 927 था, जो 2011 में घटकर 919 रह गया। ये गिरावट तो बहुत खतरनाक संकेत है। इसका मतलब है कि आजादी के बाद भी स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ी है। हाँ, ये गिरावट कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों के प्रति लापरवाही जैसे मुद्दों की तरफ एक स्पष्ट इशारा है। भले ही अरुणाचल प्रदेश 972 जैसे राज्यों में स्थिति बेहतर थी, लेकिन हरियाणा 834 और दिल्ली 871 जैसे राज्यों में ये बहुत ही निराशाजनक थी। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण पैमाने पर आते हैं, साक्षरता यानी लिटरेसी रेट। 2011 की परिभाषा के अनुसार 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। इस पैमाने पर भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। लेकिन यहाँ भी स्त्री पुरुष के बीच एक बड़ी खाई दिखती है। बिल्कुल। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, जबकि महिलाओं की सिर्फ 65.46%। ये लगभग 17% का अंतर है, जो सीधे तौर पर अवसरों की असमानता को दिखाता है। और यहाँ भी केरल 94% के साथ सबसे आगे
और बिहार 61.8% के साथ सबसे पीछे था। ये दिखाता है कि विकास का रास्ता शिक्षा से होकर ही जाता है। ठीक है, तो हमने आबादी, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता को देखा। अब जरा देश के सामाजिक ताने बाने को और गहराई से समझते हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में 2011 की जनगणना क्या बताती है? 2011 में देश की कुल आबादी का 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति का था। संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अगर आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे आगे था, जहां लगभग 32% आबादी एससी समुदाय से थी। ये दिलचस्प है। और क्या कोई ऐसे राज्य भी थे जहां एससी आबादी नहीं थी? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई 80 आबादी दर्ज नहीं की गई। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी देश की कुल आबादी का 8.6% थी। इनकी सबसे बड़ी आबादी संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में थी और प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप में, जहां लगभग 95% आबादी एसटी है। और यहाँ भी कुछ राज्यों में एसटी आबादी नहीं थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। ये वितरण हमें भारत के जटिल सामाजिक और ऐतिहासिक भूगोल की याद दिलाता है। अब जरा देखते हैं कि भारत बसता कहाँ है, गांवों में या शहरों में? 2011 में भी भारत मुख्य रूप से ग्रामीण देश था। लगभग 69% आबादी गांव में और 31% शहरों में रहती थी। लेकिन शहरीकरण की रफ्तार तो तेज हो रही होगी। बिल्कुल, और ये भी हर जगह एक जैसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश 90% ग्रामीण आबादी के साथ सबसे ज्यादा ग्रामीण राज्य है। वहीं गोवा 62% शहरी आबादी के साथ प्रतिशत में सबसे ज्यादा शहरीकृत हैं। लेकिन अगर कुल शहरी आबादी की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा शहरी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। और इसी से जुड़ी है मेगा सिटीज की कहानी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जहां आबादी 1 करोड़ के पार थी। अब एक और संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, धर्म आधारित जनगणना। हमारे स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं, हम उन्हें बिना किसी पक्षपात के यहाँ रख रहे हैं। हाँ, इन आंकड़ों को सिर्फ एक जनसांख्यिकी नजरिए से देखना जरूरी है। 2011 के अनुसार देश की 79.8% आबादी हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध और 0.4% जैन थी। स्रोत में कुछ और निष्कर्ष भी दिए गए हैं, जैसे कि किस समुदाय में वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही या लिंगानुपात और साक्षरता की क्या स्थिति थी। जी, आंकड़ों के अनुसार 2001-2011 के दशक में मुस्लिम समुदाय में दशकीय वृद्धि दर, जो कि 24.6% थी, वो सबसे ज्यादा दर्ज की गई। वहीं लिंगानुपात के मामले में ईसाई समुदाय की स्थिति सबसे अच्छी थी, 1023, यानी वहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। और साक्षरता दर के मामले में जैन समुदाय 94% से भी ज्यादा सबसे आगे था। ये सिर्फ आंकड़े हैं जो अलग अलग समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की एक झलक देते हैं। तो ये कहानी थी 2011 की, लेकिन अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। अगली जनगणना जब भी होगी वो पूरी तरह से अलग होने वाली है, वो डिजिटल होगी। हाँ, ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप के जरिए होगी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा आत्मगणना या सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प। आत्मगणना सुनने में तो बहुत एफिकेसी लगता है कि लोग खुद अपनी जानकारी भर सकें, लेकिन क्या इससे कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे डेटा की सटीकता या फिर उन लोगों का क्या जो तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। एक तरफ ये प्रक्रिया को तेज कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे गलतियां होने या जानबूझकर गलत जानकारी देने की संभावना भी बढ़ सकती है। और डिजिटल डिवाइड यानी तकनीक तक पहुंच की जो असमानता है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नागरिक इस प्रक्रिया से सिर्फ इसलिए न छूट जाए क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। और क्या सवालों में भी कोई बदलाव होगा? हाँ, बताया गया है कि इस बार लगभग 33 प्रश्न होंगे। इसमें कुछ नए सवाल भी जोड़े जाएंगे जो आज के दौर के लिए प्रासंगिक हैं, जैसे डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल और लोग मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाते हैं। जैसा कि प्रेजेंटेशन की टैगलाइन कहती है, जनगणना विकास नीति का आधार। ये डेटा सरकार को बेहतर और लक्षित नीतियां बनाने में मदद करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जनगणना सिर्फ लोगों को गिनने की एक कवायद नहीं है, बल्कि ये देश का एक विस्तृत एक्सरे है। ये हमें बताता है कि हम एक समाज के रूप में कहाँ सफल हो रहे हैं और कहाँ अभी बहुत काम करना बाकी है। 2011 के आंकड़े भले ही पुराने हो गए हों, लेकिन वे आज भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार हैं। बिल्कुल। और यह मैं एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जी, 2011 का डेटा अब एक दशक से भी ज्यादा पुराना है। जैसे जैसे हम डिजिटल जनगणना की ओर बढ़ रहे हैं, ये सोचना जरूरी है कि क्या वास्तविक समय या ज्यादा लगातार डेटा संग्रह, क्या वो शासन और नीति निर्माण को हमेशा के लिए बदल सकता है? और इस सुविधा के बदले में हमें डेटा गोपनीयता की किन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा?